हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। आज हम लोग फिर से एनसीईआरटी बुक क्लास 6 ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग चैप्टर 2 का अध्ययन किए। आज चैप्टर 3 में पृथ्वी की गतियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग अक्षांश और देशांतर और ग्लोब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग फिर से एक नई चैप्टर में जाएंगे जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ये अध्याय 3 है। चलिए तो हम लोग फटाफट शुरुआत करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझते हुए आगे बढ़िए। हम लोग लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे और समझेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ। हमें पता है कि पृथ्वी क्या करती है, गति करती है, लेकिन ये नहीं पता है कि कैसी गति करती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी किस दिशा की ओर गति करती है, पूर्व से करती है, पश्चिम से करती है। पृथ्वी की गति से और क्या क्या होता है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी दो प्रकार की गति होती है। देखिए पृथ्वी क्या है, तो एक ग्रह है। तो और भी ग्रह के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सारे ग्रह अपने हिसाब से गति करते ही हैं। तो उसी प्रकार पृथ्वी भी गति करती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार की गति करती है। इन गतियों के कारण ही दिन और रात एवं ऋतु परिवर्तन जैसी घटनाएं घटित होती है। पहला पॉइंट यहीं से हम लोग इसको रिमेम्बर भी करते चलेंगे कि पृथ्वी के गति से दिन और रात भी होते हैं और ऋतु परिवर्तन भी होती है। ये पृथ्वी की गति से ही संभव है। अगर पृथ्वी गति नहीं करती तो ऐसा संभव नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की ये दोनों गतियाँ निम्नलिखित है। देखिए पृथ्वी की कौन कौन गति है, हम अभी तक जान चुके कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, लेकिन पृथ्वी कौन कौन वो गति है। तो देखिए पहला गति है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। तो चलिए हम लोग घूर्णन के बारे में समझ लेते हैं कि घूर्णन आखिर में होता क्या है। तो घूर्णन को हम लोग इस तरह से समझेंगे। मान के चलिए किसी घूर्णन, हम खड़े हैं और खड़े खड़े यदि घूम रहे हैं वहीं पे, तो क्या हो जाता है, घूर्णन कहलाता है। जैसे कि लट्टू को देखते हैं, लट्टू हम लोग जैसे नचाते हैं, लट्टू एक ही जगह पे वो क्या करती है, रोटेट करती है, तो उसको क्या कहेंगे, घूर्णन। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं घूर्णन के बारे में क्या ही लिखा हुआ है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पे ही घूमना, यदि पृथ्वी जहीं कहीं भी हो, एक ही जगह होगी और एक ही जगह रोटेट करेगी, तो उसको क्या कहेंगे, घूर्णन। पृथ्वी का अक्ष का एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे देखिए यहाँ पे जो है ना, ये 66.5 डिग्री का कोण बनाएगी। ये एक कक्षीय सतह इसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए घूर्णन कहते हैं करते समय पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। देखिए ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया कि घूर्णन करते समय पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है, गति करती है। पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है, जिसके कारण सूर्य पूरब दिशा में उगता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ठीक है, सूर्य पूरब दिशा में उगता है तो पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम दिशा की ओर से गति करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। यह गति ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार लट्टू नाचता है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने पहले बताया था कि लट्टू जिस तरह से हम लोग नचाते हैं एक ही जगह से रोटेट करती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी घूर्णन करती है, एक ही जगह गति करती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। देखिए पृथ्वी, जैसे कि मान के चलिए हम कहीं खड़े हैं, हम अगर एक चक्कर पूरा करते हैं खड़े खड़े, तो क्या कहलाता है, वो पृथ्वी कितना समय में पूरा करती है, 24 घंटे में, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। देखिए लगभग 24 घंटे का समय लगता है। यह समय पृथ्वी के एक दिन का समय है। मतलब पृथ्वी जो है एक दिन में पूरा घूर्णन कर लेती है, एक राउंड चक्कर कर लेती है।
अपना मतलब घूर्णन करती है। यही कारण है कि इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। देखिए दैनिक गति क्यों कहते हैं, क्योंकि 24 घंटे में ये पूरा अपना घूर्णन कर लेती है। 24 घंटे में दिन होता है और 24 घंटे में मतलब 24 घंटे में दिन और रात होता है। इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात संभव है। इसे दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति किसे कहते हैं? दैनिक गति पृथ्वी का घूर्णन को हम लोग दैनिक गति कह सकते हैं। इसकी वजह से दैनिक गति संभव भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि घूर्णन गति के कारण दिन और रात संभव है। चलिए आगे देखते हैं घूर्णन की गति का महत्व। घूर्णन की गति का महत्व क्या है? तो घूर्णन होता है, उससे हमको क्या क्या महत्व देखिए। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति गोल है। इस कारण एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ये भी हमें मालूम है कि पृथ्वी तो गोल है और एक बार में सूर्य का प्रकाश आधे भाग में ही पड़ता है, अर्थात उस भाग पर दिन होता है। तो जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है पृथ्वी के, उस भाग में दिन होता है, और जिस भाग में नहीं पड़ता है उस भाग में रात होता है। एवं जो भाग सूर्य से दूर होता है, अर्थात जहाँ सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होती है, वहाँ रात होती है। कल्पना कीजिए कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति रुक जाए तब क्या होगा। देखिए कल्पना करने कह रहा है कि अब आप सोचिए, इतना तक आप सोच सकते हैं कि मान के चलिए ये घूर्णन गति करना बंद कर दे पृथ्वी, तब क्या होगा। तब सोचिए तब क्या होगा। जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उसी दिशा में केवल दिन होगा, और जिस दिशा में नहीं पड़ रहा है उस दिशा में रात ही होगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी के आधे भाग में हमेशा दिन एवं आधे भाग में हमेशा रात होगी। इस स्थिति में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। दिन वाले दिन का ही रोशनी लेंगे और अंधकार वाले अंधकार में, इस तरह से जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब देखिए हम लोग घूर्णन के बारे में समझिए। अब हम लोग परिक्रमण के बारे में देख लेते हैं। परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करती है। हमें पता है कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। इसको घूर्णन नहीं कहेंगे, ये परिक्रमण मतलब परिक्रमा करते हैं। मान के चलिए आप कभी मंदिर में किसी को पूजा करते हुए देखे होंगे या फिर मंदिर का परिक्रमण करते हुए देखे होंगे, तो मंदिर के चारों ओर क्या करता है, लोग परिक्रमा करता है। उसी प्रकार सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है उसको क्या कहेंगे, परिक्रमण। परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और एक चौथाई दिन या 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। देखिए जो सूर्य है, सूर्य का पूरा परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 365 दिन 6 घंटे लगता है। यही समय पृथ्वी पर एक वर्ष में के बराबर होता है। तो हमें पता है कि एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। तो पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमण करने में कितना समय लगता है, तो एक वर्ष का समय लगता है। इसी कारण परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन एक परिक्रमण गति साथ साथ होती है। तो देखिए अलग से परिक्रमण नहीं करेगी और अलग से घूर्णन नहीं करेगी, ये घूर्णन के साथ साथ परिक्रमण करेगी, जिसकी वजह से दिन और रात भी होगा और 365 दिन भी बीतेंगे और ऋतु परिवर्तन भी होगा। देखिए पृथ्वी की घूर्णन की गति लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। घूर्णन की गति कितनी है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और देखिए ये परिक्रमण अलग हो रहा है और घूर्णन का अलग बता रहा है। घूर्णन में 1600 किलोमीटर प्रति घंटा घूर्णन कर लेता है और परिक्रमण, पृथ्वी के परिक्रमण प्रति 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 30 किलोमीटर हो जा रहा है।
देखिए यहाँ पे, देखिए ये सूर्य है बीच में और चारों ओर पृथ्वी को दर्शाया गया है। पृथ्वी कैसे इसका परिक्रमण कर रही है, यहाँ से बांध पे स्टार्ट करती है पृथ्वी, ऐसे 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 पूरा ऐसे घूमेगी, पूरा एक राउंड लगाने में इसको 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इसको हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। ये ऋतु परिवर्तन को बता, जिससे जिससे पृथ्वी जो है सूर्य का चारों ओर परिक्रमण करती है, जिससे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन होता है तो ग्रीष्म ऋतु कब, शीत ऋतु कब होती है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं लीप वर्ष के बारे में। जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है, अर्थात जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। परिक्रमण गति, देखिए मतलब कहने का मतलब है, जिस वर्ष 366 और जिस वर्ष में 366 दिन होता है उसे क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। और फरवरी महीना क्या होगा, 29 दिन का हो जाएगा। परिक्रमण गति का काल 365 दिन और 6 घंटे का होता है। अपनी सुविधा के लिए हम एक वर्ष में 365 दिन ही लेते हैं, तो 6 घंटा को किधर ले जाते हैं। देखिए 6 घंटा को हम लोग कैसे करेंगे, 365 दिन 6 घंटा ऐसा नहीं ना कर सकते, इसलिए 365 दिन ही लेते हैं और 6 घंटे को छोड़ देते हैं। 4 वर्ष में ये 6 घंटे 6 × 4 और 24 हो जाता है, मतलब 1 डे का, मतलब 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन के बराबर हो जाता है। इस कारण लीप वर्ष 366 दिनों का होता है। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि लीप वर्ष कितने दिनों का होता है, तो लीप वर्ष 366 दिन का होता है ना। लीप वर्ष कितने दिनों का होता है, 366 दिन का होता है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, परिक्रमण गति का महत्व समझेंगे। परिक्रमण के साथ साथ परिक्रमण के कारण ऋतु में कितना परिवर्तन होता है। देखिए यदि आपके पास बुक है तो आप बुक खोल करके भी बैठ सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा और भी समझने में आसानी होगी। देखिए जैसे मैं पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पे, परिक्रमण गति का महत्व। पृथ्वी की परिक्रमण एक एवं अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए ये लाइन को भी आप लोग याद कीजिए, पृथ्वी के परिक्रमण और अक्ष में झुकाव के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे ये ऋतु में परिवर्तन है, गर्मी, सर्दी, वर्षा एवं शरद। हम जानते हैं कि पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध क्रमशः सूर्य की तरह ज़्यादा झुके होते हैं। आप पहले यहाँ देखिए, मैं इस पेज पे आपको फिर से ले जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये फिगर सी को देखिए, है ना, मैं बता रहा हूँ। हम जानते हैं कि पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, देखिए 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध क्रमशः सूर्य की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। उत्तरी गोलार्ध इधर हो जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध क्या है, सूर्य के नज़दीक ज़्यादा झुके हुए हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य के करीब है, ठीक है, देख लीजिए जो उत्तरी ध्रुव है क्या है, सूर्य के करीब है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रीष्म ऋतु है। देखिए उत्तरी ध्रुव सूर्य के नज़दीक है, जिस कारण यहाँ पे शीत ऋतु है। नहीं ये फिगर नहीं है, ये फिगर है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको देखिए इधर, ये फिगर एक की तरफ देखिए, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और इसे उत्तरी आयान भी कहते हैं। इसे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु गर्मी का ऋतु। देखिए यहाँ पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है। देखिए इतना तक हम जान चुके हैं कि पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री का कोण झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध क्रमशः सूर्य की तरफ ज़्यादा झुके हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य के करीब है। उत्तरी ध्रुव क्या है, सूर्य के नज़दीक है।
इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। तो सूर्य के नजदीक होने के कारण यहाँ क्या है, ग्रीष्म ऋतु है। इस दिन अर्थात 21 जून को उत्तरायण या ग्रीष्म आयन कहते हैं। देखिए 21 जून को, देखिए ना, उत्तरायण या ग्रीष्म आयन कहते हैं। 21 जून को उत्तरायण या ग्रीष्म आयन कहते हैं। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन एवं छोटी रात होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कर्क रेखा पर जो है, जैसे ये वाला कर्क रेखा, ये वाला मकर रेखा, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही है, जिसकी वजह से सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कितने तारीख को, 21 तारीख को, 21 जून को सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। इस समय आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों में लगभग 6 माह का दिन होता है, या अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्रों में 6 माह का रात होती है। अंटार्कटिक के बारे में बता रहे, देखिए इधर ये वाला साइड में जो है 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग में देखिए, ये इस रेखा के ऊपर जाएंगे तो 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होगा, रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होगी। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, शीत ऋतु कहा जा रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ग्रीष्म ऋतु, तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर को जब पृथ्वी की स्थिति, देखिए अब देखिए हम लोग 22 दिसंबर तरफ जाएंगे। देखिए 22 दिसंबर कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 22 दिसंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है 22 दिसंबर को जब पृथ्वी की स्थिति जैसे ही होती है तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सम्मुख रहता है। तो देखिए दक्षिणी ध्रुव, देखिए इधर उत्तरी गोलार्ध में जब हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे तो उत्तरी ध्रुव सूर्य के सम्मुख पड़ रहा था, और दक्षिणी, अब 22 दिसंबर का दिन बोल रहा है तो दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य के सम्मुख पड़ रहा है। तो अभी इधर क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा 22 दिसंबर को। देखिए ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे 21 जून को पड़ा था, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में वही चीज़ क्या हो रहा है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पड़ रहा है। जैसे होती है तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सम्मुख रहता है तथा उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होता है। इस दिन के दक्षिणी आयान या शीत आयान कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, सेम उल्टा, इधर ग्रीष्म ऋतु तो और इधर भी शीत ऋतु हो जा रहा है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और छोटी रात होगी। 22 दिसंबर को क्या बोल रहा है, देखिए 22 दिसंबर को जो है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है, 22 दिसंबर को सबसे 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हम सबसे छोटी रात होती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही थी। और 21 मार्च और 23 दिसंबर की बात करते हैं तो देखिए 21 मार्च और 23 दिसंबर सितंबर कहाँ है, देखिए यहाँ 21 मार्च यहाँ पे है और 23 सितंबर यहाँ है। यहाँ पे सेम पड़ रहा है, सेम दोनों में सेम पड़ रहा है। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, अतः इन तिथियों को दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर होती है। दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी तरह बराबर होती है। इसे विषुवत कहते हैं, इसे विषुव कहते हैं। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। देखिए यहाँ बसंत ऋतु, यहाँ पे शरद ऋतु होती है। इसके विपरीत 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। चलिए इतना हम समझ लिए, फिर आगे देखते हैं। आप लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से परिक्रमण गति का महत्व को देख लीजिएगा और फिगर को देखते हुए
आगे बढ़िएगा। ये परियोजना है, इसको आप बना सकते हैं। चलिए, ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। इधर है अभ्यास, आप इसको अपने से भर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप पूर्ति कर सकते हैं अगर ध्यान से अध्ययन किए होंगे, समझ पाए होंगे, तो ये सब आसानी से आप प्रश्न अभ्यास को कर लीजिए। इससे आपको बहुत ही आसानी होगी अपनी एग्ज़ामों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। धन्यवाद।